सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। तो आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज ही हमने पहला पार्ट भी बना दिया। हो सकता है अपलोड होने में एक दिन और लग जाए, लेकिन पार्ट दोनों हमने एक ही दिन बना दिया है। रीज़न ये था, एक साथ एक वीडियो में हम कंप्लीट करते इसको तो काफ़ी लंबा लग रहा था मुझे, तो 2.5 घंटे का बन रहा था, इसलिए हमने सोचा 2 पार्ट में इसको करते हैं। और टारगेट हमारा 10 दिन का था, और कारण ये था कि तीसरे दिन हमारे से एक प्रॉब्लम हो गई कि हमने जो करना था, हमने उसमें माइक को सही से एडजस्ट किया नहीं था। फिर माइक ने वर्क किया नहीं। हमने 1 डेढ़ घंटे का जो भी वीडियो बनाया वो बेकार चला गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, उसको भी आप जा करके ज्वाइन करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें कमेंट में ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, और आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि जब मई में आपका 24-25 मई के आसपास आपका पेपर है, शायद 25 मई को है या 26 को, ऐसे ही कुछ। ठीक, तो तब तक हम एक क्रैश कोर्स जैसा ऐसे ऐसे कुछ न कुछ चलाते रहेंगे, और वो ऐसा चलेगा कि जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ाएंगे, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो ये बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम आगे चलते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया, 1 डेढ़ घंटे से पहले वीडियो बना रहा हूँ, पानी भी नहीं पिया है, जुबान लड़खड़ाई, काम कर नहीं रही ढंग से। पर फिर भी आप टारगेट है तो पूरा करना है। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 the function of provincial government were divided into reserve and transferred subject. Which one of the following treated as reserve subject? तो रिजर्व क्या होता है? जो आप अपने पास रख लें। ट्रांसफ़र क्या होता है? जो दूसरे को दे दिया। 1919 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ पहली बार, और स्टेट गवर्नमेंट्स बन के आई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बन के आई, तो उन्होंने कहा हमें भी कुछ चाहिए, हम गवर्नमेंट किस लिए हैं। तो बात हुई कि चलो भाई ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, वायसराय साहब, उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा आपको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप जाओ कुछ ये शिक्षा उक्षा वाला काम करो, जिसके लिए पैसे वैसे हम नहीं देते हैं आपको, वो काम करो। ठीक, आप एजुकेशन दो लोगों को, जो उनकी वेलफेयर से रिलेटेड है वो सारा काम करो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किसके हाथ में आया? जस्टिस सिस्टम। हमें तो देंगे नहीं। उन्होंने कहा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संभालो, आप जाओ, ये छोटी छोटी जो गवर्नमेंट है, ये पंचायत पंचायत ये सब संभालो। और लैंड रेवेन्यू, उन्होंने कहा लैंड रेवेन्यू दे दो, कहीं नहीं ये तो नहीं मिलेगा, ये भी हम संभालेंगे। तीसरा, पुलिस नहीं, पुलिस तो आपके पास आ जाएगी, तो हमारे पास क्या पावर रहेगी, हम बाहर विदेशी आके बाहर इस आपकी कंट्री में किस लिए बैठे हैं, इन्हीं से हमारा काम चल रहा है। तो तीनों नहीं मिले उनको, केवल केवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिली थी, तो रिजर्व में बाकी 1 3 4 आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फनम क्या है? तो फनम ये कॉइन होता था। ठीक, मुगल इरा में फनम कॉइन हुआ करता था। इससे ज़्यादा आप क्लॉथिंग ऑर्नामेंट वीपन से जानने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीडम फाइटर्स जो इनमें से थे, गदर पार्टी पार्टी से कौन कौन से लोग एसोसिएटेड थे। ठीक, तो आपको बरिंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष के बारे में पता होगा, जो पहले में रेवोल्यूशनरी थी, बाद में पोएट बन गए। ठीक, फिलोसफर और पोएट बन गए अरविंदो घोष साहब। तो इनके साथ एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, जिनमें दोनों भाई फंसे, तो ये तो इन्हें तो बचा लिया गया, अलीपुर क्या कहते हैं, अरविंदो घोष साहब को। लेकिन बरिंद्र कुमार घोष को डेथ सेंटेंस हुआ था। ठीक, बाद में कोर्ट केस वोस चला, तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, फिर बाद में छूट गए। जब ये छूट गए तो बाकी कार्य आके वापस करने लगे कुछ। इन्होंने एक, हाँ, न्यूज़पेपर शायद वीकली कुछ शुरू किया था, इंग्लिश वीकली। तो ये न्यूज़ सेक्शन में चले गए थे, इन्होंने अपना ये पत्रिका वत्रिका बनाना स्टार्ट कर दिया, रेवोल्यूशनरी रिलेटेड ही थे ये लोग। तो बाद में इन्होंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया। तो बरिंद्र कुमार घोष, ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? इसमें क्या हुआ था कि जो किंग्सफोर्ड था ना, एक कुछ करके, डगलस किंग्सफोर्ड करके कुछ था, कोई एक, उसको इन्होंने गोली मार दी थी। ठीक, गोली मार दी थी, हाँ। किंग्सफोर्ड का कॉन्सेप्ट, अलीपुर बॉम्ब केस था, उस पे बॉम्ब फेंक दिया था। ठीक, इसलिए इनके ऊपर ये केस चला था। ठीक, इन लोगों ने किया था। तो अब ये तो गदर से रिलेटेड हुए नहीं। ठीक, तो कौन हुआ? तो इनके बाद आए अपना जोगेश चंद्र चटर्जी साहब, जेसी चटर्जी। अब जेसी चटर्जी के बारे में देखते हैं। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, बाद में जिसको आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने उसको बना दिया क्या, पहले काकोरी हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी और राजेंद्र रोशन सिंह, चारों लोगों को फांसी दी गई थी 1924 में। तो उस टाइम पे एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। तो ये उससे रिलेटेड थे। ठीक, और रास बिहारी बोस साहब जो थे, ये कई चीज़ों से रिलेटेड थे। ठीक, पहले उन्होंने इंडिया में काम किया है रेवोल्यूशनरी के तौर पे।
बाद में गदर पार्टी में शामिल हो गए। 1915 में जो कौन सा एक वो शिप थी जो इंडिया में आई थी, जिसपे लोग लोग उतरने से मना कर रहे थे। बेसिकली क्या था, वो कनाडा से किसी दूसरी कंट्री में जा रही थी, शायद साउथ ईस्ट एशिया की किसी कंट्री में जा रही थी। उसको अंग्रेजों ने अपनी पावर से, या साउथ ईस्ट एशिया से कनाडा जा रही थी, ऐसे था यार। याद नहीं आ रहा मुझे, काफ़ी टाइम हो गया रिवाइज किए हुए। मैं करता हूँ रिवाइज अब इसको पहले। तो हाँ, एक जा रही थी ये, शायद कनाडा जा रही थी। इन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से उसको इंडिया बुला लिया और सबको उतारने की कोशिश कर रहे थे। बोले हम यहाँ पे नहीं उतरेंगे। गदर्स में ज़्यादातर पंजाब से लोग कनाडा गए हुए थे, ठीक। तो गदर का जो था सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे था, यूएस में था, ठीक, हेडक्वार्टर। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे उतरेंगे नहीं, उन्होंने गोलीबारी की। तो उसके अगेंस्ट में वहाँ से जो गदर पार्टी को चला रहे थे बड़े बड़े नेता लोग इंडिया के, उन्होंने इनको भेजा था, क्या कहते हैं, रास बिहारी बोस को, और एक दो तीन चार लोगों को और भेजा था, तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चलाने के लिए। फिर बाद में यहाँ से इन्होंने, क्या हुआ कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में फंस गए, फिर यहाँ से इनको भगना पड़ा। फिर यहाँ से जापान चले गए। बाद में आप जो पढ़ते हो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की जो कमान थी, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस साहब को पकड़ा दी, ठीक। ये इनकी कहानी थी। तो रास बिहारी बोस के बारे में आप पढ़ो, अगर कहीं मेरे से मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि याद नहीं आ रहा उतना मुझे। अब मैंने सडनली स्टार्ट कर दिया और इतना टाइम मिल नहीं पाता कि सब कुछ समझा सकें आपको। तो या तो टॉपिक पढ़ाओ तो पूरा पढ़ाओ, और नहीं तो फिर छोटी छोटी नॉलेज जब आप ये इकट्ठा करते हो, फिर कुछ ना कुछ बोलने लगता है, ठीक। तो उस चक्कर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, गलती हो गई, वैसे मिस्टेक मुझे लगता है कहीं लेस देन 1% होगी। ये नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आ गया, नहीं। हिस्ट्री वगैरह में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं। पढ़ने के लिए कुछ और पढ़ना होता है आपको, कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, लेकिन जब आपको पढ़ाना हो तो बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। एक बुक पढ़ के आप नहीं आते हो कि बस एक बुक पढ़ के आगे बताने लगे आप, ऐसा नहीं होता है। तो पिछले 1 महीने से मैंने वीडियो आपके लिए बनाया नहीं, उस चक्कर में चीज़ें छूट गई, मैं किसी काम में फँस गया 1 महीने से, तो उस चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ एक आध दो जो हो जाती हो मिस्टेक तो माफ़ करना यार। आप उस पे जा कर के कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं वहाँ पे आपको लिख के बता दूँगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्पीड बढ़ाते हुए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, हाँ, अगला कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिप्स मिशन डायरेक्टली पूछ लिया था, क्रिप्स मिशन कब आया था? 8 अगस्त 1942 वाला जो क्वेश्चन आया था 2021 में, डायरेक्टली पूछ लिया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था, इसके बारे में पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे कह रहा है मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। तो नॉमिनेटेड की बात तो थी ही नहीं, क्योंकि तब तो पावर राजाओं के हाथ में रहती, और जो वायसराय जनरल वगैरह थे उनके हाथ में रहती। तो उसमें था कि इलेक्टेड होंगे। दूसरा कह रहा है कि एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विल हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस, ठीक। आप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं हमारे साथ फ्यूचर में रहने के लिए। आप कुछ अगला अगला अलग से स्टेट बनाना चाहते हैं तो ये तो हमारी कांग्रेस को मंजूर ही नहीं था, इसलिए हमने हटा दिया। और इसमें ये भी बोला था कि काफ़ी टाइम आपको, हम वो एक, अच्छा, कांग्रेस ने इसलिए मना किया था। और साथ में कारण दूसरा क्या था कि वो कौन सा स्टेटस दे रहे थे, हमें इंडिपेंडेंस दे रहे थे। वो कह रहे थे हमारे अंदर में रहो आप, जो हम कहते हैं होम रूल, होम रूल, पहले हम होम रूल की बात कर रहे थे, वो वही दे रहे थे होम रूल। मतलब रूल हम करेंगे, होम आपका है, ठीक। अब ये कैसे होता है, सेंटर में पावर हमारी सारी रहेगी, आप स्टेट स्टेट करके, और सेंटर में एक एक पपेट जैसा कुछ बना देना, एक प्राइम मिनिस्टर टाइप का, सारा रूल हमारा रहेगा, ठीक। जैसे अब देखो चाइना वहाँ पे, चाइना का भी मान ही लो, नहीं चाइना का क्या, चाइना की तो गवर्नमेंट का चलो, आप पाकिस्तान मान लो, बांग्लादेश आज के टाइम पे मान लो, इन सब का तो वही करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने माना नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कौन से टेक्स्ट ऐसे हैं जो जैन टेक्स्ट हैं? तो पहला क्या है, नेति पक्करना, और दूसरा कह रहा है परिशिष्ट पर्वन, तीसरा कह रहा है अवदान शतक, चौथा कह रहा है त्रिसा त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण। अब देखो, अगर आपने किसी ने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी होती आर्ट एंड कल्चर की, तो उसमें अवदान शतक लिखा, और पढ़ोगे भी तो इतना आसानी से आता नहीं, ठीक। याद नहीं रहता। जिसको अवदान शतक याद था कि बुद्धिज्म का है ये, उसने क्या किया, तीसरा हटा दिया, डायरेक्ट आंसर 1 2 4 मिल गया था, कहाँ गया। आप अवदान शतक हटाते हो तो तीसरा हटाओगे, ये 3 3 3 हटा, 2 4 मिल गया, ठीक। यहाँ से आपको आंसर मिल जाता था। लेकिन अगर आपको अवदान शतक नहीं आता, फिर सारा आना जरूरी है, ठीक। तो जो ये आपका पहला नेट पकड़ना है,
ये थेरवाद बुद्धिज़्म का, थेरवाद जो ओल्ड वे था, जो बुद्ध की पुरानी, जो बुद्ध की, जैसे एक महायान आया पहला, हीनयान था, तो हीनयान से थेरवाद निकला, ठीक। वो पुरानी चीज़ों को मानते थे कि कैसे हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो एक होता है, एक थेरवाद और एक होता है परिगट्ट। हाँ, कुछ परिघट्ट करके कुछ होता था, एक कॉन्सेप्ट आया था, परिघट्ट करके, हाँ, याद नहीं आ रहा मुझे, परिघट्ट करके एक कॉन्सेप्ट था, वो भी थेरवाद में ही आता है, ठीक। इस पे भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब ओल्ड वे ऑफ लाइफ थी बुद्धिज़्म की। ये था आपका नेटिपकरना में। और किसने ये लिखा था? ये खुदक निकाय में आता है, ठीक। खुदक निकाय में मेंशन किया गया है। किसका है? बुद्धिज़्म का है। दूसरा आपका आता है परसिस्ट परवन। ये क्या है? जो जैन टीचर थे ना पुराने, उनकी हिस्ट्री को बताता है। इसको हेमचंद्र ने लिखा था। तो जब परवन लग जाता है, आप पढ़ो कि बुक्स को, तो आपको मिलते ऐसे यूट्यूब पे कुछ अच्छी-अच्छी वीडियो देखो, या फिर अगर आप बुक को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है, जहाँ पे परवन लग जाए ना, ये आपका जैन टेक्स्ट होता है। तीसरा अवधांश तक बुद्धिज़्म का था ही, इसमें कोई बात ही नहीं थी। और जो चौथा था, क्या तिसस्त्र लक्षणा, तिसस्त्र लक्षणा, ये महापुराण था। तो इसमें 2 बने थे। एक बना था आदि पुराण, और दूसरा था उत्तर पुराण, ठीक। तो आदि पुराण जीना सेन ने लिखा था। थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि मान लो कभी पूछ ले, तो इसके 2 पार्ट थे इस महापुराण के। आदि पुराण और उत्तर पुराण दोनों मिला के महापुराण बने। तो इसको जीना सेन ने लिखा था, और उत्तर पुराण को लिखा था अ, गुना गुना भात्रा ने। गुना भात्रा ने, ठीक। तो इन्होंने लिखा था अलग-अलग। अब इसमें क्या था, जो 24 तीर्थंकर तो इनके थे ही, प्लस अलग और जो टीचर्स वगैरह थे उनको मिला के 63 लोगों के बारे में बात की गई थी इसमें, ठीक। जिसमें आपको 9 नैनार, नैनार, हाँ, और बाकी सॉरी, 9 नारायण से मिलते हैं, और कुछ करके पता नहीं कौन से नारायण और मिलते हैं। तो इन लोगों को मिला के 63 ये बन जाता है। तो थोड़ा-थोड़ा मैंने डिटेल्स बता दिया, 1-2 लिख लेना आपको जो समझ आए, अच्छा लगे, क्योंकि हो सकता है पूछ लें। अगर इनका नाम डायरेक्ट मेंशन किया है, तो इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी आंसर आपको 2 और 4 मिल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है हिस्टोरिकल पर्सन किस लिए जाने जाते थे? आर्यदेव किस लिए जाने जाते थे? और दिगनाग किस लिए जाने जाते थे? नाथ मुनि किस लिए जाने जाते थे? नाथ मुनि का नाम था रंगनाथ मुनि भी, ठीक। अब ये लोग किस लिए जाने जाते थे? तो पहला देखो, जो आर्यदेव थे ना, वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, महायान के। जो नागार्जुन साहब थे, आपको मैंने पिछले साल के पेपर में 2023 वाले में पढ़ाया था कि एक बुक आया था, उसका नाम था कि उसको किसने लिखा था? नागसेन, मिलिंद पन्नू। नागसेन ने लिखा था या कि नागार्जुन ने? तो उसको नागसेन ने लिखा था। नागार्जुन साहब जो थे, वो माध्यमिका सेक्ट बुद्धिज़्म के क्रिएटर थे, उन्होंने ओरिजिनेटर थे मान लो, ठीक। तो नागार्जुन जो थे, वो इनके आर्यदेव के गुरु थे, ठीक। इनके टीचर थे। तो नागार्जुन किससे रिलेटेड हुए? बुद्धिज़्म के माध्यमिका सेक्ट के। तो जैन स्कॉलर तो थे नहीं। और डिगनाग जो थे, डिगनाग आपके थे लगभग 480 से 540 के टाइम के एडी के आसपास के थे। ये बुद्धिस्ट टीचर थे। इन्होंने क्या लॉजिक सिस्टम ये लिया है बुद्धिज़्म में, ये लॉजिक सिस्टम लिया है। किसी चीज़ को आप लॉजिकली सॉल्व करो। कुछ आपको समझना है तो लॉजिकली सॉल्व मानो कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। और नाथ मुनि जी थे, उनका नाम था रंगनाथ। उनका नाम रंगनाथ भी था। वो कुछ 9th सेंचुरी एडी के आसपास थे, ठीक। और वो वैष्णव स्कॉलर भी थे, सत्य भी है। तो बाकी 2 पेयर से ही ये गलत हो गया, वैष्णव स्कॉलर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। हाँ, तो अगला अगला क्वेश्चन आ जाता है ये। हाँ, ये कह रहा है कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन इन इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहा है। पहला मंगोल इन्वेजन, जो इसको गेगिस खान या चंगेज खान कहते हैं, 1221 में किया था उसने, ठीक। अब उस टाइम पे कौन था, ये आपका काम है। इल्तुतमिश था, ठीक। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी जी बहुत बात की बात है, ठीक। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 के बीच में थे। 96 से 1316 तक आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जिसको आप महारथी मानते रहते कभी कभी, ठीक है। कुछ मानो कुछ ना मानो, भगवान जाने। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन ऑफ मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू द दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। अब अलाउद्दीन के बारे में आपने मूवी देखी है, यहाँ पे जीता वहाँ पे जीता, किताब में पढ़ा है कि सब जीतता ही था, तो आप मानोगे कैसे कि ये गलत है? तो ये गलत हो भी नहीं सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू द मंगोल्स,
ठीक, ये कह रहा है कि कुछ पार्ट वो हार गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, उससे मंगोल डरते थे। उसने खुद हरा दिया था इस एरिया में जाके, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में इनको, और वहाँ से भगा दिया था। जब तक वो था तब तक ये आ नहीं पाए। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, तो थोड़ी वो थोड़ा लिबरल था कुछ टॉपिक्स को लेकर के, तो थोड़ी लिबर्टी देता था, रोज रोज अटैक मत करो, इस पोर्शन में आप रहो। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये है। तो ये आपका गलत हो गया। पहला जलालुद्दीन खिलजी था ही नहीं, मैंने आपको बता दिया, इल्तुतमिश। और जिसको आप बहुत मानते हो कि ऐसा है कि बहुत अलग ही टाइप का राजा था, वो हर जगह जीत लेता था, तो कई जगहों पे हारा था। ठीक, एक दो जगह मुझे और याद तो नहीं आ रही मुझे, मैं आपको बता दूंगा कभी कि कहाँ पे हारा था। एक और वॉर हारा था, और यहाँ पे इसने क्या किया था ना, मंगोल ये किसी दूसरे हाँ, कहीं दूसरी जगह गया था, किसी दूसरे राजा के यहाँ राज्य में, किसी दूसरे राज्य में गया था। उस टाइम पे ये मंगोल्स जो थे ना, दिल्ली को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। फिर वो ये आया कि भाई अपना आया, लड़ाई वड़ाई किया, भगाया उनको, ये बात अलग है, लेकिन ये दूर था, इसको मजबूरी में भाग के आना पड़ा। और किससे हारा था मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुला दरान। तो कुला आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, आप कहते हो। हाँ, ये बता देता हूँ किससे हारा था, याद आ गया। जो ककतिया रूलर थे ना, उनसे ये अलाउद्दीन खिलजी हार गया था। ठीक, ककतिया रूलर्स से कब हारा था, ये 1303 के आसपास। अब कुला दुरान की बात कर रहा है, किससे रिलेटेड। तो कुला जो होती है, आपने कुलही सुनी है कि नहीं, कुछ गाँवों के एरिया में कहते हैं कुलही लगा के घूम रहे हैं। कुला मतलब टोपी होती है। ठीक, तो कुला दरान जो सैयद डायनेस्टी थी ना, उनसे रिलेटेड था ये कुला दरान का मतलब। बस इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1414 टू 1451 तक थे। ठीक, अब ये थियोलॉजियंस थे। सैयद जो थे थियोलॉजियंस होते थे। इनका काम क्या होता था, जो ज्यूडिशियल सिस्टम होता है या रिलीजियस पोजीशन पे इनको बैठाया जाता था। ठीक, ये लॉ बताते थे, ये रिलीजियस लॉ बताते थे, ये सारे काम इनके होते थे। बाकी अरब मर्चेंट्स के बारे में कुछ खास है नहीं। जो कलंदर्स जिनको हम कहते हैं, सूफी संत होते थे। ठीक, सूफी जो पूजा करने वाले भगवान के होते थे, इनको कहा जाता था। बाकी पर्शियन कैलीग्राफी से इनका कोई मतलब है नहीं, इतना तो आप डिटेल में जाओगे तो ये आपको आर्ट उसमें मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा बहुत। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा पहला देखो, ऊपर का कुछ पढ़ने का है नहीं, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द डच स्टेब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड देम बाई गजापति रूलर। दूसरा कह रहा है अल्फांसो अल डेबवर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। तीसरा कह रहा है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश द फैक्ट्री एट मद्रास ऑन प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मद्रास में बनाया था, उसको विजयनगर एम्पायर से उन्होंने लीज पे लिया था लैंड। ठीक, और दूसरा कह रहा है अल्फांसो डी अल्बुबर्क ने गोवा को बीजापुर से कैप्चर किया। ठीक, एक पिक मेरे पास बहुत बढ़िया थी, उसको मैं खुद से लिखा था। तो आप खुद से नोट्स बनाते हो, आप तो वैसे ही लिखते हो, तो मैं कोशिश कर रहा था कि उससे चैट जीपीटी से कि ये अच्छे से कुछ बन जाए, पर वो बना नहीं, क्लिप अच्छी बन नहीं पाई। तो मुझे लग रहा है खुद से ही लिख के डालना पड़ेगा। मैं देखूंगा अगर मेरे से हो पाएगा, तो उसमें मैंने सारा लिखा है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में ऐसे क्वेश्चन आते थे, और उसी से फंसा था इस बार का जो आपका आया था, बटखल। इस बार 2024 में आ रहा होगा बटखल, किसके टाइम पे गया था हाथ से। तो उसको भी अल्फोंसो डी बुवर्क ने ही कैप्चर किया था। ठीक, 1515 में। गोवा तो 1509 में ले लिया था उसने, 1515 में भटकल लिया था उसने कृष्णदेव राय से। वो डायरेक्टली वहीं से फंसा हुआ था। तो ये दूसरा आपका सही है। और पहला कह रहा है डच ने अपनी पहली फैक्ट्री गजापति रूलर। तो डच ने अपनी पहली फैक्ट्री जानते हो कब स्टेब्लिश की थी। डच की जो पहली फैक्ट्री थी, वो उन्होंने 1633 में बनाया था उड़ीसा में। और ये जो आप जिनको देख रहे हो गजापति रूलर्स जो थे, ये उड़ीसा में थे, 1435 में थे, 1435 में थे वहाँ पे। और जो आपका ये बन रहा है, अब टच बाद में आई थी, इनकी कोई बातें नहीं करनी। जब 1498 में पहली बार ये आए हुए थे, पुर्तगीज जो सबसे पहले आए हैं, तो डच तो काफ़ी बाद में आए थे। इनकी 1633 में उड़ीसा में फैक्ट्री बनी थी। तो गजापति रूलर तो हो ही नहीं सकते, पहला आंसर गलत हो गया। गजापति रूलर्स जो होते थे, वो वैष्णव संप्रदाय के होते थे, वो वैष्णव को, भगवान विष्णु को मानने वाले होते थे। बाकी दूसरा सही है। और तीसरा तीसरा जो कह रहा है कि विजयनगर एम्पायर से इन्होंने लिया था, तो तीसरा आपका
सही हो जाता। तो 2 और 3 आपका आंसर सही है, पहला गलत हो गया। अब थोड़ी-सी इसके बारे में बता देता हूँ कि अब मैं आपको वो पिक दे नहीं पा रहा हूँ, टेलीग्राम पे मिलेगा तो टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूँगा खुद के हाथों से बना कर के दे दूँगा। तो देखो, जब इंग्लिश आए थे ना नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट में उन्होंने कैसे-कैसे अपनी कंपनी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ जो राज करके इतने टाइम पर गए थे। बंगाल में इन्होंने सॉरी बगल में कुछ आवाज़ आ रही है। बंगाल में उन्होंने 1651 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, ठीक? और दूसरी उन्होंने उड़ीसा में बनाई थी 1633 में, ठीक? उड़ीसा में 1633 में। और मसूलीपट्टनम में उन्होंने बनाया था, मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश को शायद कहते हैं। मसूलीपट्टनम 1616 में इन्होंने बनाया था, ठीक? और इधर सूरत में इन्होंने वेस्टर्न पार्ट में आप इन्होंने 1613 में सबसे पहली फैक्ट्री कब बनी इनकी? 1613 दूसरी, मसूलीपट्टनम में 1616 तीसरी, 1633 में आपकी यहाँ पे बनेगी 1633 में उड़ीसा में, और चौथी जो बंगाल में बनी थी 1651 में, ठीक? और इसके साथ में 1632 में इन्होंने गोलकोंडा को कैप्चर किया था। और 1715 में इनको फर्रुखसियार का फरमान मिल गया कि भैया आप बंगाल पे और गुजरात में और हैदराबाद में तीनों जगह ड्यूटी फ्री अपनी सारी चीज़ों को बेच सकते हैं। आपको यहाँ पे ये फरमान दिया जाता है, ठीक? आपको कोई कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, आप चाहे जितना बेचो यहाँ पे। ये सारी चीज़ें थी। और अल्फांसो अल्डीबुबर के बारे में अब नहीं पता मिलेगा। मैं पिक ही अपलोड कर दूँगा, कोशिश करूँगा। वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हो सकता है आ जाए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात आती है, उसमें कह रहा है कौन-कौन सा सही? तो पहला कह रहा है अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज़ अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, तो नहीं। इन्होंने कहा था उसमें लिखा था कि आप या तो पनिशमेंट से नहीं होता, या तो वॉर में हार गया हो या तो कर्ज में डूब गया हो, तब वो आपके यहाँ का स्लेव बनेगा। दूसरा कह रहा है अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वॉज लीगली फ्री। अगर कोई स्लेव है आपके यहाँ की और वो अपने मास्टर को एक पुत्र दे देती है तो फ्री हो जाती है। तो उन्होंने कहा था हाँ एक तरीका है आपको फ्री होने का, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था। तीसरा कह रहा है इफ अ सन बोर्न टू फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वाज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। देखो, स्लेव का कॉन्सेप्ट बहुत नेगेटिव है, लेकिन उन्होंने अपने अपने अर्थशास्त्र में कितना सही लिखा था कि अगर आप स्लेव हो, आप बचना चाहती हो, फ्री होना चाहती हो, तो अपने मास्टर को एक पुत्र दे दो। और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो पुत्र होगा वो भाई लीगल हायर हो सकता है, वो राजा भी बन सकता है, मतलब स्लेव का पुत्र राजा भी बन सकता है। तो इन्होंने थोड़ी कितनी अच्छी बात अपनी बुक में बोली थी, तो ये समझो आप। पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही हो गया। कह रहा टाइट मॉनेटरी ये तो क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिया था। ये उस टाइम पे जब मैं क्वेश्चन कर रहा था ना ये वाला, तो मुझे लगा कि मैंने इसको इस आंसर को लगाया ही नहीं था सही से, मैंने शायद छोड़ दिया था या कुछ और सोच लिया था। और मैं आके बताया भी था तो अपने दोस्तों में कि नहीं ये ऐसा कुछ है। इन्होंने कहा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू अ कैपिटल फ्लाइट। इन्होंने ये नहीं लिखा था कहाँ से, ये दिखाना चाहते थे कि इंडिया से कैपिटल फ्लाइट होगी, यहाँ से कैपिटल उड़ जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको तीसरे वाले पार्ट जो इसका 2022 का पहला पार्ट है, 50 क्वेश्चन के भीतर बताया था कि अगर यूएस में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देते तो उनके पास पैसे रहेंगे नहीं, तो ये यहाँ से लेके भागना चाहते हैं अपने पैसे, ठीक? तो ये बात थी इसकी, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा दे रहा हूँ, डिलीट कर दिया वो अलग की बात है। अगर इस कॉन्सेप्ट में होता तो ये ऑप्शन सही था, ठीक? दूसरा कह रहा है कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ अ फर्म विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। एक कंपनी है जिसने बाहर से जाके डॉलर में इंटरेस्ट लिया है, तो अगर आपके यहाँ से डॉलर जा रहा है आपका रुपये गिरेगा, और आपने 7% इंटरेस्ट देने को कहा है, तो पहले के हिसाब से 7 रुपये के हिसाब से कुछ 49 रुपये बनते थे, अब 8 रुपये के हिसाब से आपके कुछ 56 रुपये बनेंगे। तो हाँ, आ जाएगा आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। एक आप मैथ थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरी जो कह रहा हूँ। वो कह रहा है डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी। तो वही तो दूसरे में पे कह रहा है, भैया वहाँ पे डिप्रिसिएशन हो रहा है, डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन आप खुद कर रहे हो, तो आपकी करेंसी गिरेगी तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो कौन सा सही हुआ? ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, ये गलत हो गया, तो 1 2 इसका बनना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सही माना कि हाँ, हमारा क्वेश्चन गलत था, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा सारे हैं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अगला कह रहा है ये ये भी क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कराया आपको, अगर आप विजन आईएएस की जो मैगजीन है इकोनॉमी वाली, वो तीनों वीडियो देख लें, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, मैं केवल पढ़ा के बता दे रहा हूँ। कह रहा है क्रेडिट रेटिंग रेटिंग एजेंसी जो होती हैं उन्हें आरबीआई हैंडल करता है, तो आप गलत मान रहे हो, सेबी हैंडल करता है, 1992 में बना था, ठीक। 1988 में शायद बना था, वो स्टेचुरी बॉडी नहीं तब तक थी, उसके बाद में 1992 में इसको स्टेचुरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया। उसके बाद कह रहा है आईसीआरए पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और दूसरा कह रहा है ब्रिक वर्क रेटिंग भी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो दोनों ऐसे ही हैं,
2 और 3 सही हैं आपके। ये अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बता दिया आपको, तो वहाँ पे आप जाके देख लो। बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात आ गई, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, 2018-19 के आसपास ये क्वेश्चन आया था, ठीक? तो वहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया गया है, थोड़ा बड़ा बनाया गया है क्वेश्चन को। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि गवर्नर जो आरबीआई के होते हैं वो चेयरमैन होते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के। दूसरा कह रहा है कि रिकमेंडेशन देना होता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम होता है रिकमेंड करना, सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होते हैं उनके हेड को कौन रिकमेंड करेगा, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो। तीसरा कह रहा है ये लोग हेल्प करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को इन डेवलपिंग द स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। अच्छा, आप लोगों को ऐसे में पढ़ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि शायद आपने एक बार पहले पेपर देखा होगा, आप थोड़ा टाइम लेकर के एक बार पेपर देख लिया करो, फिर उसके बाद इन चीज़ों को देखा करो। ठीक, ये थोड़ा व्यावहारिक टर्म में मैं बता रहा हूँ, फिर ऐसे में पढ़ के और बोलते चला जाऊँ फिर आंसर बता दूँ, ये व्यावहारिक नहीं होता। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए कारगर बन रहा है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं एक-एक स्टेटमेंट को सीधे-सीधे नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि 2 बार 3 बार पढ़ने में हो जाता है वो ना, इसीलिए। तो पहला देखो, अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो बना कब था? 2016 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? 2016 में बना था। इसका क्या काम था, जो एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर ऑफ पीएसबी जो होते हैं, एलआईसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने का काम होता है। ये कौन चेयर करता है, तो या तो जो गवर्नर ऑफ आरबीआई ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी कह सकती है कि इसको चेयर करो, ठीक? ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो आरबीआई के गवर्नर होंगे वही चेयर करेंगे, नहीं। ये कोई भी कर सकता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। तो पहला तो गलत हो गया ना कि आरबीआई का जो गवर्नर है वही चेयर करेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो को, नहीं। और तीसरा कह रहा है कि हाँ, तीसरा क्या कह रहा था कि हाँ, प्लान वगैरह बताते रहते हैं। इनका काम होता है कि डेवलप करो, कैपिटल रेजिंग कैसे करना है, कैसे क्या-क्या चीज़ें करना है। अब तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो खत्म हो गया, अब इसका कुछ और नाम पड़ गया है। नया कुछ कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें सेम हैं, नाम इसका कुछ चेंज हो गया है। नाम इसका हाँ, कोई कोई नया नाम होगा इसका, आप देख लेना जा करके, ऑनलाइन कहीं पे सर्च करके, आपको पता चल जाएगा इसका नाम चेंज हो गया है। कुछ और कहते हैं इसको, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो की कॉन्सेप्ट पे बन के आया था, अभी कुछ नया हो गया, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कौन सा सही था, पहला गलत दूसरा तीसरा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन है, एज दियर इज अ ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हर एक क्वेश्चन को लिंक करना सीखो आप। इंडेक्सेशन आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें कहा था कि जब आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी ना, तो आपको क्या कम मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। आप बॉन्ड को कभी इक्विटी बना सकते हैं, तो मतलब इंटरेस्ट रेट कम देना चाहेगी कोई भी कंपनी। सही। दूसरा कह रहा है ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी, इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू रेजिंग द कंज्यूमर प्राइस। वो देखो दूसरी बात, वही कह रहा है, दोनों सही है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, पहले भी कर दिया है। अगर आपको इंडेक्सेशन मिल रहा है मतलब इंटरेस्ट कम मिलेगा। इंडेक्सेशन किस तरीके से दे रहा है वो, आपको ये कह रहा है कि कभी भी आप चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो, बोलो? नहीं चेंज कर सकते। इसमें चेंज कर सकते हो आप, इक्विटी में शेयर को, आप अपने बॉन्ड को आप शेयर में चेंज कर सकते हो। आप इंटरेस्ट की जगह आप इक्विटी वहाँ उनसे प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कौन से में इंडिया मेंबर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किसका है, चाइना का है। 2015-16 में कॉन्सेप्ट में आया, 2015 में कॉन्सेप्ट में आया था, ठीक है। इसमें इंडिया मेंबर है, इंडिया चाइना बाकी कंट्रीज मेंबर हैं। अगला एमटीसीआर टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, एमटीसीआर कुछ ग्रुप्स, कुछ कंट्री के ग्रुप्स में मिलके बनाया है। इसका क्या काम है कि जो 300, कोई भी कंट्री जो 300 किलो का पेलोड, 500 किलोग्राम का पेलोड 300 किलोमीटर तक ले जा सके, ऐसी मिसाइल मिसाइल की टेक्नोलॉजी आप किसी कंट्री को अगर इसके मेंबर हो, अगर आप नहीं शेयर करोगे तभी इसके मेंबर बन पाओगे। इससे क्या होता है, ये लोग अपनी रिसर्च को शेयर करते हैं आपके साथ में, नई नई मिसाइल्स आप कैसे बना सकते हो। इसका काम क्या होता है कि जो आपके पास मिसाइल उसको प्रोलिफरेट मत करो, दूसरों को मत दो, ये काम होता है। बाकी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको पता ही 2001 में बनी थी। 9 मेंबर है, बाकी ऑब्जर्वर मेंबर वगैरह तो हैं ही इसकी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसमें कुछ और बचा है तो बता देते हैं आपको, इस और कुछ बचा नहीं इसमें, ठीक। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, पहले संघाई कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो तुर्कमेनिस्तान को हटा दो, बाकी तीनों हैं, ठीक। चार वो हो जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान और चाइना और रसिया हो जाता है आपका, ठीक।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। हो सकता है वियतनाम लेड बाई मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, आपको अगर इतना भी ना आ रहा हो तो आप देख लो कि पिछले कुछ सालों से वहाँ पे मिलिट्री रूल कर रही, तभी ये गलत हो गया। वैसे वहाँ पे सिंगल पार्टी है, जो जिनको नोबल पुरस्कार मिला था, उनका क्या नाम था, नाम भी ऐसे उन लोगों का याद नहीं होता इजीली। ठीक, तो उनको जेल में भी डाला हुआ उन्हीं की पार्टी थी, अकेली रूल कर रही थी। सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना के जैसे। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं ना, कम्युनिस्ट है ये। कम्युनिस्ट कंट्री जितनी भी हैं उनके यहाँ पे, रसिया कहता है सोशलिस्ट है, लेकिन उसका जो सोशलिज्म है, देखो सोशलिस्ट कंट्री जो होती है उसके अलग अलग वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे सोशलिज्म में ही आपका कम्युनिज्म का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये कम्युनिस्ट कंपनी है, कंट्री है, तो उसके यहाँ सिंगल पार्टी का रूल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। तो करता ही है। फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। आपने देखा होगा जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग भागती है तो साउथ ईस्ट एशियन में जैसे वियतनाम में चली जाती है, आपका फिलीपींस में यहाँ से चली जाती है। वियतनाम में मिलिट्री रूल आजकल आ गया है तो इसलिए थोड़ी कम जा रही है, लेकिन फिर भी एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है ना। मिलिट्री का क्या होता है, उन्हीं से के थ्रू गवर्नमेंट चलती है, तो जब चाहे वो गवर्नमेंट बना दें, जब चाहे वो खुद का रूल ले आएँ, तो ये होता है। वियतनाम हैज़ मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर। तो ई सर्विस सेक्टर इंडिया का बढ़िया है, चाइना का बढ़िया है, यूएस का बढ़िया है, इन सब का नहीं, इसमें नहीं है। ठीक, तो क्या है दूसरा गलत और पांचवा गलत, तो 1 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कोई नहीं, आरबीआई। अब इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपको आरबीआई नहीं है ऑप्शन में आ रहा तो प्रॉब्लम है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन 2014 में जो नई गवर्नमेंट हमारी आई थी उसने बनाया था। क्यों बनाया था? ये सजेस्ट करेगी रिफॉर्म कि हमें एक्सपेंडिचर कैसे करना चाहिए, क्या रिफॉर्म लानी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो उसका काम क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखती है। और कौन इसको चेयर करता है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। इसे से रिलेटेड एक बनती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल, एफएससी, G20 का है ये। ठीक, तो दोनों से कंफ्यूज मत करना। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर तो कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी कंज्यूमर अफेयर वो अलग बन जाता है, उसका तो आप पढ़ते ही रहते हो, इतनी डिटेल्स की कोई ज़रूरत है नहीं। नॉन फंजिबल टोकन्स की बात करा, फंजिबल क्या होता है, नॉन फंजिबल क्या होता है। 1 रुपया है, उसकी एक वैल्यू है, इंटरचेंजेबल है, आप 1 रुपये को 1 रुपये से इंटरचेंज कर सकते हो। एक आर्ट वर्क है आपका, कुछ आपने आर्ट बनाया है, उसको किसी दूसरे के आर्ट से आप इंटरचेंज कर सकते हो अगर ना चाहो आप तो। 1 रुपया किसी दूसरे के पास है, आपके पास दिया, आपका मन नहीं है कि करो, लेकिन आप करोगे तो कुछ है नहीं, उसमें फ़र्क है नहीं, उसका भी 1 रुपया है, आपका भी है। लेकिन एक आर्ट है जिसमें आपने घोड़ा बनाया और दूसरे का आर्ट का जिसने गधा बनाया है, आर्ट दोनों की अच्छी है, लेकिन इंटरचेंजेबल है वो। अगर आप गधा लेना चाहते हो तभी घोड़ा दोगे, अब सोच लो। ठीक, तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं नॉन फंजिबल, जिसको आप इंटरचेंज कर सको एक दूसरे के साथ में, वो होता है फंजिबल। और जिसको नहीं कर सकते हो ना, जिसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू अलग से आपकी आ जाए, वो आप नहीं चेंज कर सकते हो। जो यूनिक होता है, जिसके जैसा दूसरा नहीं होता है। अब ये नहीं मतलब है कि आप एक ने आपने सपोज़ करो एक पेंटिंग आपने बनाई, सेम ऐसी-ऐसी पेंटिंग मान लो फ़ोटोकॉपी भी कराओगे फिर भी डिफ़रेंस होगा। लेकिन कुछ ऐसा आपने यूज़ किया कि सेम पेंटिंग निकले ही जा रही है, निकले ही जा रही है। तो वही पेंटिंग एक दूसरे से कर सकते हो, लेकिन जो पेंटिंग का कोड है, बनाने का तरीका जो बनाने वाला है भाई, उसको थोड़ी ना किसी दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है। तो पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये समझने के लिए बताया मैंने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट जो आपके पास है उसको आप डिजिटली आप रिप्रेजेंटेट करके उसको बेच सकते, कुछ भी कर सकते, जो भी आप चाहें। वो नॉन फंजिबल टोकन हो गया। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स, दे आर दे दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन पे काम करती हैं। ठीक, इनके बारे में डिटेल है, आप इसके बारे में इससे ज़्यादा क्या, अब डिटेल है आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा ये चीज़। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। यही तो मैंने मना किया था भैया, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। एक पुरानी कार है, एक नई कार है, दोनों को आप नहीं एक दूसरे के साथ बेच सकते हो। लेकिन दोनों नई कार हैं, आप एक दूसरे के साथ बेच सकते हो अगर सेम कार है तो। ठीक, ये बात मैं कह रहा हूँ। तो दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा सही, तीसरा पहला तीसरा अगला पहला दूसरा सही।
घट प्रभा रिजर्वायर कहाँ पे है, गांधी सागर कहाँ पे, इंदिरा सागर कहाँ पे, मैथन कहाँ पे, ठीक। तो घट प्रभा आपका कर्नाटका में, घट प्रभा आपका कर्नाटका में, कर्नाटका में घट प्रभा रिवर के ऊपर बना है। और गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में चंबल रिवर के ऊपर बना है। इंदिरा सागर आप जानते ही हो कहाँ पे बना है, कहाँ पे बना है सोचो। इंदिरा सागर आपका मध्य प्रदेश में किस पे बना है, नर्मदा रिवर पे बना है। मैथन आपका कहाँ पे, झारखंड में, झारखंड में किस पे बना है, बराकर रिवर पे बना है, बराकर रिवर पे बना है, ठीक। तो ये मैथन आपका बराकर रिवर पे है, कहाँ पे आपका, झारखंड में। ये नोट डाउन करो आप सब। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में, नर्मदा पे बना है। यहाँ पे एक और बनता है, कौन सा बनता है, नर्मदा पे। जो नर्मदा बचाओ अभियान चला था, किस डैम को बचा न बनवाने के लिए चला था। अब ये आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में दो, आपको ये पढ़ना जरूरी है। आप कुछ 147 48 नंबर पेज पे जाओगे, लूसेंट की जो जीएस की बुक आती है, वहाँ पे दिया गया है कुछ रिजर्वायर वगैरह, आप चाहो कभी पढ़ सकते हैं, या फिर सीधा सीधा जाओ, मैप उठाओ, यूट्यूब उस पे गूगल पे डालो, मैप उठाओ, निकालो आंसर देख लो। कुछ आप ऐसे तैयार करके एक नोट बना के रख लो, काम आएगा। अगला क्या है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ इन द फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट वर्कर। ये जो आपका इसका ईपीएफओ का पेपर नहीं होता है, उसमें ये आता है इंडस्ट्री वाला सेगमेंट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उसने डाल दिया, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, कौन, सीएसओ, सीएसओ जो हमारी जीडीपी वगैरह का डेटा तैयार करता है, ठीक, जिसको आप एनएसओ कहते हैं, ठीक, वो उसकी बात कर रहा है। अगला कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ डीपीआईआईटी, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपका, ठीक। एक मिनट, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक। आपका लेबर, लेबर आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है। और चौथा कह रहा है नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका कोई खास मतलब है नहीं, ठीक। तो कौन करेगा ये, मैंने अभी आपको बताया इंडस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री वाला काम। तो ये कौन करेगा, लेबर मिनिस्ट्री, लेबर ब्यूरो करेगा ना इसका आंसर। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ईपीएफओ, ईपीएफओ आप में आप किस में जाते हैं, जो ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम होता है, उससे उठा के क्वेश्चन आया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो, इस क्वेश्चन को बहुत डीप नहीं जाएंगे हम, कारण क्या है, आज कोल कंट्रोल पूछ लिया है, कल हो सकता है किसी और माइन से रिलेटेड पूछ ले, सपोज करो मैग्नीज या ऐसे कुछ ऐसा हो। देखो, अब मैग्नीज का कंट्रोल कोई नहीं होता, ठीक, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे मिनरल हैं जो मेजर मिनरल्स निकल रहे हैं, उसके कंट्रोलर्स होते हैं। अब आप ऐसे सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए हम कोल कंट्रोलर को एज अ क्वेश्चन के जैसे इसको देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। कह रहा है कोल कंट्रोलर इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, तो हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन। कह रहा है दूसरा, कह रहा है इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल और लिग्नाइट कोल। अच्छा, कैप्टिव कोल बता देता हूँ क्या होता है। कैप्टिव कोल ये होता है किसी कंपनी ने किसी कोल माइन को ओन किया, कैसे ओन करेगा वो, जब वो आएगा, उसकी नीलामी होने लगेगी तभी तो करेगा ना, कि हाँ चलो हम ले लेते हैं इसको। वो खुद के यूज को बेचेगा, सेल नहीं करेगा, वो खुद की कंपनी में यूज करेगा, उसको कैप्टिव कोल कहते हैं, कैप्टिव कोल माइनिंग, ठीक। और तीसरा कह रहा है, तो उसको कौन मॉनिटर करता है, यही मॉनिटर करते हैं। तीसरा कह रहा है इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। ये कह रहा है एनी ऑब्जेक्शन, अब यहाँ पे एनी थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड आ गया, लेकिन यहीं पे 1% आता है। ये कह रहा है कोल बियरिंग एरियाज की बात केवल कर रहा है, तो एनी ऑब्जेक्शन कोल से रिलेटेड की बात कर रहा है, तो ये हियर करेगा, सही बात है। चौथा कहता है इट इंश्योर्स दैट द कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू द एंड यूजर इन द प्रिस्क्राइब टाइम। हमने खरीद लिया कोल, ठीक, अब हमारा जब मन करेगा एंड यूजर को पहुंचाएंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी तो है नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी, हमने आपको पैसे दिए, जितना हमने आपको अपना खरीदा, अब हमारा जब मन करेगा एंड यूजर तक पहुंचाएंगे, तो ये इनके हाथ में नहीं होता, ठीक। तो 1 2 3 आंसर इसका सही बना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अ पार्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिक्स शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल में आएगा तो क्या होगा। तो फिफ्थ शेड्यूल होता है, इसमें 10 स्टेट्स हैं, और सिक्स शेड्यूल में आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 स्टेट्स आते हैं, ठीक। इसके बारे में आपको पढ़ना है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल आपको खुद पढ़ना है, बाकी मैं थोड़ा बहुत इसका आंसर बता देता हूँ। कह रहा है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू ट्राइबल फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल, ठीक। दूसरा कह रहा है दिस वुड क्रिएट एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इन दैट एरिया, कोई मतलब नहीं है। दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, कोई मतलब नहीं। द स्टेट्स हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इसका भी कोई मतलब नहीं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अगर आप हो तो जरूरी नहीं कि आप फिफ्थ शेड्यूल में हो, ठीक। तो इसका केवल यही सही है, ट्राइबल से नॉन ट्राइबल ना जाने पाए, जैसे वो ट्राइबल है तो हम जैसे लोगों को ना दे नहीं पाए, नहीं तो यही होगा कि कल को हम उनसे ज़बरदस्ती अपनी साइन करवा करवा के ज़मीनें ले लेंगे। अगला कह रहा है
द इंडियन सैनिटेशन कोलिशन इज प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक, देखो ये कह रहा है इंडिया सैनिटेशन कोलिशन, ये सब तो सही, सारी बात इसकी सही, लेकिन इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड बैंक नहीं फंड कर रहा, तो ये गलत हो गया। कोलिशन जिन जिन लोगों ने बनाया उन्हीं वही लोग फंड करवा रहे हैं। दूसरा कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज अपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ यूनियन इंडिया। तो ये जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1860 है ना, उसके अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ये अर्बन मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, इस वजह से ये दोनों गलत हो गया आपका। ठीक, और दोनों गलत हो गया आपका, सही बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका दोनों गलत हो गया तो आंसर आपका नीदर वन नाइदर 92 हो गया, नॉट टू। अगला क्वेश्चन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कौन आता है, तो 2020 का क्वेश्चन है, वही इसको रिपीट कर दिया इसने। आपका सेंट्रल क्या है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, CGWA, उसमें CGWA करके कुछ करके आया था शायद, पूरा लिखा था, तो वहीं से सीधा सीधा इसने ऑप्शन उठा लिया आपको और यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे बोर्ड डाल दिया, यहाँ पे अथॉरिटी डाल दी है। ठीक, बस इतना ही डिफरेंस है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है, सब वाटर से रिलेटेड ही हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हो गया आपका, नेशनल डेवलपमेंट वाटर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी होगी, ये भी एक सोसाइटी के अंदर आती है, 1860 के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर में आती है। ठीक, ऑटोनॉमस बॉडी है, ये भी सारे वाटर के लिए काम करते हैं। ठीक, वाटर प्रिवेंशन है, बाकी वाटर को प्रिजर्वेशन, बाकी सारे काम। ठीक, यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में पूछ रहा है। इट इज़ कमेटी टू सेट अप बाय UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क अंडर इज सुपरविजन। तो कोई कमेटी होगी सिक्योरिटी काउंसिल क्यों बनाएगी, उसमें तो 15 ही लोग हैं ना, और बाकी लोग फिर नहीं मानेंगे तो उसको कौन बनाएगा, जनरल असेंबली बनाएगी ना। इट इट ट्रेडिशनली मीट इन मार्च जून एंड सितंबर एवरी ईयर, लोग जो कहते हैं वो कहते हैं नवंबर में मीट करती है। ठीक, और कह रहा है इट असेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल UN मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। तो जनरल असेंबली में जितने मेंबर्स होते हैं उन सबकी रिपोर्ट को ये इसका काम होता है कि चेक करे, असेस करे। ठीक, तो ऑल से नहीं भागेंगे यहाँ पे, ये सही है। पहला गलत हो गया और नवंबर के हिसाब से दूसरा भी गलत हो गया, तो इसका आंसर तीसरा बना। ठीक, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर आया था उसमें बोला था इन्होंने 2 और 3 दोनों सही है, मतलब ये कहते हैं कि हो सकता है मार्च वगैरह में भी मीट कर लेते हो। तो ये क्वेश्चन बनाते ही इनको आंसर की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि UPSC बहुत ऐसी कुछ है कि उनसे गलतियाँ नहीं होती हैं, हर जगह पे प्रॉब्लम्स हैं, दिखाई भले ना जाए प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो वो आंसर कुछ ऐसे बनाते हैं। 2023 का पेपर आपने अगर देखा हो, वीडियो देखा हो, तो मैंने आपको एक दिखाया था उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर, आप कैसे देखते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76 नंबर हो गया, 77 नंबर क्या कह रहे हो, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। पोलर कोड के बारे में सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पे जब रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, या उससे पहले रसिया को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम अब इधर पोलर रीजन में तो आते हैं, हमारी वोट कैसे जाए इधर से, हमें बहुत सारा घूम घूम के आना पड़ता है, या बाल्टिक सी के पास आते हैं, फिर यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हमें परेशान करती हैं, फिर ऐसे ऐसे हम घूम के सब केप ऑफ गुड होप की साइड से होते हुए अलग अलग जगह से हम सामान ले आए, नहीं सही है। तो उन्होंने क्या किया कि आइस ब्रेकर एक बनाया था, एक शिप थी आइस ब्रेकर के नाम पे। उन्होंने कहा कि अब हम पोलर रीजन की आइस को तोड़ेंगे जिससे हमारी शिप आराम से जा सके। ठीक, तो उस चक्कर में ये पोलर कोड आया था। तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ द इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। इसका सीधा सीधा आंसर, इसमें घूमना उमना नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में क्या सही है। पहला कह रहा है द UN जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर ऑफ स्टेट्स। तो भैया नॉन मेंबर हो तुम, नॉन मेंबर स्टेट्स को, जो मेंबर्स नहीं है वहाँ पे उनको पहले ऑब्जर्वर ही तो बनाते हो, आप बैठो देखो समझो, तो सही है। दूसरा कह रहा है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द UN जनरल असेंबली। तो इंटर गवर्नमेंटल कोई ऑर्गेनाइजेशन वो भी जाके वहाँ सीख सकती है, पॉजिटिव पॉइंट्स है ये। तीसरा कह रहा है परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द UN जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट UN हेडक्वार्टर। अपना कोई एक मिशन UN के हेडक्वार्टर में वो चला सकते हैं, तो चला सकते हैं, तीनों सही, इसमें कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टी बोर्ड की बात आ गई, टी बोर्ड कहाँ पे बना है, तो भैया टी बोर्ड आपका कोलकाता में हेडक्वार्टर। तो पहला क्या कह रहा है, टी बोर्ड स्टेचुरी बॉडी है, बिल्कुल स्टेचुरी बॉडी है। और अगला कह रहा है कि कहाँ पे है, ये किसके अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो
टी हो गया, शुगर केन हो गया, ये कैश क्रॉप्स हैं। आपकी कॉफ़ी होगी, ये कैश क्रॉप्स होती हैं, ठीक, बेचने के लिए बना। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का काम होता है, ठीक। कौन होगा इसमें? कॉमर्स मिनिस्ट्री। अगला कह रहा है टी बोर्ड हेड ऑफिस सिचुएटेड बेंगलुरु, नहीं कोलकाता। क्यों? क्योंकि आपका वो कौन सा रीजन है जो जहाँ की चाय बहुत फेमस है, वो कोलकाता में ही आता है। कौन सी चाय है वो? याद नहीं आ रहा है, अभी बताता हूँ। और अगला कह रहा है कि ओवरसीज ऑफिस इनका दुबई एंड मॉस्को में है, तो सही है। ठीक, अब सही कौन सा बना? आपका पहला सही बना, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, चौथा सही, 1/4, ठीक। अगले क्वेश्चन चल। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन वॉशिंग, सारा ऑप्शन आप पढ़ोगे आराम से आंसर आ जाएगा। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंट साउंड। मतलब आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपका इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटली गुड है, लेकिन है नहीं। दूसरा कह रहा है नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये पहले जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बजट था, जिसमें वो इकोनॉमिक सर्वे देखते थे कि इन्वायरमेंट को भी कंक्लूड करते थे, वो उत्तराखंड ने बनाया था। ये दूसरी कोई बात है। इग्नोरिंग द डिजास्टर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज वाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी इसकी बात नहीं है। ये सब पॉजिटिव ऐसे पॉइंट्स हैं जो होते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं। चौथा कह रहा है मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर एनवायरमेंट कॉस्ट इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो गलत है। ये आपको सही समझ आ जाएगा, उसको पढ़ने पे आपको समझ आ जाता है। अगला कह रहा हाई क्लाउड प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो तीन टाइप के क्लाउड होते हैं, ठीक। अगला कह रहा है लो क्लाउड्स हैव द हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिनेटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। अब मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, लेकिन क्या करूँ, कंप्लीट करता हूँ। तीन टाइप क्लाउड होते हैं, हाई लेवल, मिड लेवल और लो लेवल। तो ले देखो, एक तो सही तरीका क्या है, एक होता है आपका साइरस ऊपर, फिर साइरस के नीचे होता है क्यूमुलस, फिर स्टेटस, फिर निम्बस, ठीक। तो आपका लो में आएगा निम्बस, क्यूमुलस, स्टेटोक्यूमुलस और स्टेटस। तो जो पास वाले क्लाउड होते हैं बहुत काले जैसे दिखते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। जो मिड लेवल के होते हैं वो आपके होते हैं अल्ट्रो स्टेटस, क्योंकि क्यूमुलस और स्टेटस, तो अल्टो स्टेटस, अल्टो क्यूमुलस और थोड़ा निम्बो स्टेटस वाला पार्ट इसमें आ जाता है, ठीक। ये भी थोड़ा कम काले होते हैं, इनमें भी रेन होती है, ठीक। जो सबसे ऊपर होता है वो आप देखो रुई के जैसे होते हैं, वूलन टाइप के होते हैं, वाइट वाइट से, ठीक। इनमें आते हैं आपके साइरो स्टेटस, साइरो क्यूमुलस, ये कुछ 20,000 फीट के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक। अब क्या है, ये कह रहा है पहला कि जो हाई क्लाउड है वो प्राइमरीली रिफ्लेक्ट कर देते हैं सोलर रेडिएशन को। तो भैया ऊपर बहुत हल्के हल्के से बादल हैं, आइस क्रिस्टल फॉर्म्स में हैं, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे? तो जो घने बादल हैं वही रिफ्लेक्ट करेंगे ना, अंदर में नहीं आने देंगे। तो सोलर रेडिएशन को कौन रिफ्लेक्ट करेगा? जो घने वाले बादल हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, लो क्लाउड वाले, ठीक। लेकिन जो सोलर रेडिएशन अर्थ से वापस जाती है, जिसको हम कहते हैं एल्बिडो, जो आती है शॉर्ट वेव होती है, जो वापस जाती है लॉन्ग वेव होती है। तो उसको वापस जाने वाली को अल्बिडो कहते हैं। अल्बिडो को कौन रोकता है? क्या हम कहते हैं कि जो कार्बन इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस की वजह से हमारे यहाँ, जो अल्बिडो वापस जाता है वो हम एटमॉस्फेयर में कैप्चर हो जाता है। इस वजह से जो अर्थ सरफेस है वो और ज़्यादा गर्म हो रहा है, इतने डिग्री सेल्सियस से इतने डिग्री सेल्सियस जा रहा है, ठीक। तो ये जो वापस जाने वाला होता है लॉन्ग वेव को कौन रोकता है? तो लो क्लाउड्स नहीं रोक सकते, हाई क्लाउड्स रोकते हैं। ये इनकी बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसको याद करना पड़ेगा। दोनों गलत हैं, दोनों एक दूसरे को अलग दिखा रहे हैं उल्टा करके, ठीक। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे कह रहा है बीडीबीडी इज लार्ज रिफ्यूज सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। पता नहीं। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सुडान, साउथ सुडान, सिविल वॉर लिव इन बीडीबीडी। जो साउथ सुडान में सिविल वॉर चल रहा था, वहाँ से कुछ लोग भाग के बीडीबीडी में आ गए कि कुछ लोग। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूज कॉम्प्लेक्स इन केन्या। कह रहा है सम पीपल, हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। लेकिन कह रहा है कि लार्ज रिफ्यूज सेटलमेंट, कहीं पे रिफ्यूजी के लिए लार्ज लार्ज सेटलमेंट नहीं बनाया जाता है, नहीं तो फिर वो वहीं के रह जाएंगे। तो दो और तीन सही हुआ, पहला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सम का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें मैंने आपको कई बार बताया कि सम वाला काम करता है। एक मिनट देखो तो, हाँ। अगला क्वेश्चन, टर्की की स्टेट, आपको कुछ नहीं आता, अब आप देखो कैसे करोगे। क्रोशिया कहाँ की कंट्री है? यूरोप की। रोमेनिया कहाँ की है? यूरोप की। दोनों हटाओ, चार और पाँच, चार पाँच, एक तीन, क्या बना? अजरबैजान और रोमेनिया। तो जहाँ पे टर्किक लैंग्वेज यूज होती है उन्हें
कहते हैं, ठीक। टर्की की लैंग्वेज टर्की में यूज़ होती है, अज़रबैजान में यूज़ होती है, ठीक। और आपका उज़्बेकिस्तान में यूज़ होती है। सॉरी, मैंने क्या बता दिया आपको, 1-3 नहीं, 1-3 नहीं, 2-5, सॉरी, 2-5, क्रोएशिया कहाँ से आएगा? तो आपका अज़रबैजान में यूज़ होती है और उज़्बेकिस्तान में यूज़ होती है, आपका कज़ाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में यूज़ होता है और किर्गिस्तान और टर्की में 5 ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक। अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और टर्की, 5 स्टेट, 5 कंट्रीज़ में, तो उन्हीं को टर्की की स्टेट कहते हैं। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द इंडिया। अब आपको थोड़ा भी आता हो तो राजस्थान में है ये, 2 गीगावाट वाला क्या बाडला। और अगला कह रहा है केरला हैज़ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस टाइम पे था कोचीन वाला, ठीक। अगला कह रहा है गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब देखो पहला गलत, अब या तो 2 सही या तो 3 सही, आप 2 मार दो सही, दूसरा वाला। और ये जो गोवा वाली बात है तेलंगाना में है, ठीक। तीसरा जो कह रहा है वो तेलंगाना में, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज की बात कर रहा है, यूएन सी, दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है पिछले 3 सालों में, यूएन सी एल ओ यू एस, ठीक, ओ एस। कह रहा है द कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू स्टेब्लिश द, एक मिनट यार क्या दिख रहा है, the coastal state has the right to establish the breadth of territorial sea up to the limit not exceeding 12 nautical miles। territorial sea कहाँ तक होती है? 12 nautical miles, ठीक। measure from the baseline, determine the according with the determine according with the convention, ठीक। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है शिप ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट। कह रहा है ऑल स्टेट्स तो बोला इसने, लेकिन इनोसेंट बोला, इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। तो आप एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। इनोसेंट पैसेज तो आप यार किसी को दे देते हो, आपको किसी ने 10 थप्पड़ मारा हो और कोई इसको मारने जा रहा हो आपके पास आए तो बोलो कि ठीक है चलो बचा लेता हूँ। तो इनोसेंट इसीलिए यूज कर दिया था। ये बहुत, इनको देखो इन्हें पता है ये सब कोई पढ़ता नहीं, इसलिए वो ट्रैप बनाते हैं, फंसाते हैं। यूपीएससी इज मोर अबाउट माइंड नॉट अबाउट रीडिंग। आप कितना कितना भी करके आप एक, मैं कहता हूँ आप एक, आपके दिमाग में एक चिप लगने लगे, मेमोरी कार्ड, उसमें भर लोगे ना, फिर भी यूपीएससी इतनी आसानी से नहीं क्लियर होता है ये सारी चीज़ें। आपको पे खुद का माइंड लगाना पड़ेगा। तीसरा करा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपका जो होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक, 20 लाइन से। तो बिल्कुल सही, तीनों सही हो गया आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। अगला कह रहा है सुनाओ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विथ सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड के बारे में कुछ और जानना नहीं, चाइना और जापान का ये मुद्दा है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बारे में आपको मिलाना है। चढ़ कह रहा है सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाई चाइना, इजिप्ट में है, ठीक। फिर इजिप्ट में नहीं यार, जिबूती में है, जिबूती में है, ठीक। कैसे लिखते हैं इसको, डी जेड बी यू टी, हाँ जिबूती में, ठीक। और गिनिया कह रहा है सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाई मिलिट्री, सही है। लेबनान सीवियर एंड प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डिप्रेशन, उस टाइम पे वहाँ पे आए थे। ट्यूनीशिया सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। देखो ये सब कैसे आता है, एक जगह से आप कहीं पे नहीं पढ़ सकते। देखो मेरा क्या था ना, आज भी कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को फॉलो करता हूँ। हर चीज़ आप पढ़ नहीं सकते हो। अब वहाँ को या तो मैं उसको पढूँ या तो मैं अपनी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पढूँ, ठीक। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको नॉलेज में, आप सोचो आप दिन भर काम करते हो फिर भी आके न्यूज़ देखते देखते हो ना आप। तो कुछ चैनल्स ऐसे हैं, एक प्रशांत धवन सर का चैनल है, आप वो स्टडी आईक्यू से जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं देखता रहता था, काफ़ी टाइम से देखता था। तो उससे क्या हुआ ना, उस टाइम पे ये जितने सारे क्वेश्चंस थे ये मुझे वैसे ही आते थे जब मैंने किया था। अब तो मैं नहीं देता हूँ तो अलग बात है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका बाकी सब हो गया, मैं आपको स्टेट वगैरह दिखा देता हूँ इसके। आपको देखना है कि कौन कहाँ पे है। तो ये आपका चड हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया, माली, आप ये सब देख सकते हो मैप पे जाकर कि कौन कहाँ पे है, ठीक, किसके बारे में बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो, हाँ ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है अनातोलिया कहाँ पे है? टर्की में है, ठीक। ये न्यूज़ में, न्यूज़ व्यूज़ छोड़ो, न्यूज़ व्यूज़ कुछ नहीं होता, ठीक। आपको कुछ अगर कहीं के चोटी वगैरह पता है पीक कहाँ पे कौन कौन सी, तो ठीक। अनातोलिया पठार कहाँ पे है? यहाँ पे अम्हारा इथियोपिया में है, दोनों सही है। कैटेलोनिया का उस टाइम पे 2016-17 के आसपास कैटेलोनिया में एक रेफरेंडम चल रहा था, तो वो वहाँ से चीज़ों को आप मैच कर सकते हो। कैटेलोनिया में रेफरेंडम चला था, वो स्पेन में है, तो गलत हो गया, ठीक।
और बाकी आपका अगला आ जाता है क्या, कैबो डेलगेडो आपका है मोजाम्बिक में, ठीक। तो कैटलोनिया स्पेन का, टू ओनली 2 पेयर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं तो क्या फ़ायदा। अगला कह रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, सोल प्रॉपर्टी, और वो भी गवर्नमेंट की केवल, गलत हो गया ना। व्हेन वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज इंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर दे आर प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड आउटसाइड। बहुत सही। एप्रीहेंशन, केवल डर कि प्रोटेक्टेड जो वाइल्ड एनिमल हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर हो जाएंगे, उन्हें हम किल कर सकते हैं, तो गलत है। डर नहीं, अगर आपको मारने ही आ रहे हैं तब आप कर सकते हो ऐसा कुछ, ठीक। कह रहा है कि जो सर्टेन स्पीसीज होती हैं जो फंजाई को कल्टीवेट करने में हेल्प करती हैं, तो आंट है इसका, इससे ज़्यादा कुछ आंसर नहीं बनता है। बाकी कह रहा कि अशोका केडिक्स कहाँ कहाँ पे है, तो धौली कहाँ पे है, धौली उड़ीसा में है, ठीक। धौली उड़ीसा में सही है, बिल्कुल सही है, धौली उड़ीसा में है। ईरागुडी कहाँ पे है, तो ईरागुडी आंध्र प्रदेश में है। जौगाड़ा कहाँ पे, जौगाड़ा आपका उड़ीसा में है, ठीक। कालसी अगर आपने पढ़ा हो तो कालसी आपका उत्तराखंड में, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नानुका, जयशक्ति, नागभट्टा और भोजा किससे रिलेटेड है, ठीक। तो भोजा, भोज पर जो भोजा है आपका, भोजा गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड है, ठीक। पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि भोज प्रतिहार, ठीक। तो भोज आपका गुर्जर प्रतिहार से हो गया, ठीक। और अगर इसकी नागभट्ट की बात करते हैं तो जो आपका पहले एक एक करके, नानुका जो है आपका चंदेल डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक। बुंदेलखंड में है ये 831 में। जया शक्ति जो है ये किससे रिलेटेड है, ये मैं आपको बताता हूँ, देखो। जया शक्ति का क्या क्या, ये परमार से रिलेटेड नहीं है। जो नागभट्ट थे ना, नागभट्ट के बेटे हुए वाकपति, और वाकपति के दो बेटे हुए विजय शक्ति और जय शक्ति। ये दोनों आपके बने थे गुर्जर प्रतिहार के साथ में, ठीक। समझो, देखो कैसे गुर्जर प्रतिहार, भोज गुर्जर प्रतिहार से नहीं रिलेटेड, गलत है, सॉरी। देखो, नानू का, चंदेल का, जय शक्ति परमार का नहीं है, तो गुर्जर प्रतिहार के जो नागभट्ट थे उनके बेटे हुए वाकपति, और वाकपति के बेटे हुए जय शक्ति और विजय शक्ति, दो लोग। तो विजय जय शक्ति और नागभट्ट दोनों गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड हो गए। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग हो गए, ठीक। और भोज परमार के हो गए। वही मैं कह रहा था, भोज का, भोज परमार से याद, आप याद करो, भोज प्रतिहार नहीं, भोज परमार से याद करो, ठीक। अब आंसर आप देख लो, पहला सही हो गया और आपका तीसरा सही हो गया। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते, संगम लिटरेचर की बात कर रहा है, तो कह रहा है संगम प्योर्स पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। इसमें कोई टाइप का मटेरियल कल्चर नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगला कह रहा है द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू हिम, सही है। तीसरा कह रहा है संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, गलत है, किसी वॉरियर के बारे में नहीं बताएगा। चौथा कह रहा है संगम लिटरेचर रिफर टू मैजिकल फोर्सेस एज इरिटेशनल, तो ये भी गलत है। तो जो सही, आप आंसर देख लें। योग वशिष्ठ को जो ट्रांसलेट किया था निजामुद्दीन पानीपति ने, वो कहाँ की किसके टाइम के थे, वो अकबर के टाइम के थे। इसके अब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, हुमायूं के बारे में, शाहजहां के बारे में, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये तो टॉपिक है आपका, ये दो चार तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन किसको बीना बजाना पसंद था, अकबर को और हुमायूं को क्या पसंद था, शाहजहां को क्या पसंद था, इनको आर्किटेक्चर बनवाना पसंद था, इनको म्यूरल्स पसंद थे। अकबर के टाइम के अलग अलग जो बुक्स हैं महाकाव्य, उनको ट्रांसलेट करवाया गया था अलग अलग लैंग्वेज में, ये सारी बातें खुद खुद पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, उस टाइम पे रामानुज भगवान जो थे उनकी एक स्टेचू लगा था एक जगह पे, किसने लगाया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया था। उसके बारे में पूछ रहे हैं कि रामानुज जो थे वो कौन सी टीचिंग को फॉलो करते, तो विशिष्टवाद को फॉलो करते, विशिष्ट द्वैतवाद को, ठीक। विशिष्ट द्वैतवाद को फॉलो करते थे, ठीक। इसमें क्या था, जब खुद को आप भगवान में लीन कर दो, पहला ऑप्शन देखो, द बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्वेशन वॉज डिवोशन। नहीं तो क्या है, वेदास आर इटर्नल एंड सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड होली अथॉरिटेटिव, आप वेद को खूब ज्ञान करके आप वो पा सकते हो। तो ये सब अलग अलग लोगों की बातें थी, ठीक। अब इसमें अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में, या कितने टाइप के द्वैतवाद होते थे द्वैतवाद, ठीक। तो सबसे पहले क्या आया, एक मिनट, पेज तो मिलेगा नहीं अब यहाँ पे, पेज का काम खत्म हो गया, ऐसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले आया आपका द्वैतवाद। द्वैत का मतलब होता है दो चीज़ों को मानेंगे हम, सोल को भी मानेंगे और गॉड को भी मानेंगे, ठीक।
तो द्वैतवाद को ले आए माधवाचार्य जी। फिर आया कि अद्वैत हम एक ही को मानेंगे, वो ले आए शंकराचार्य भगवान। वो कहते हैं नॉलेज करो, भगवान को मानो, इसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद आया शुद्ध अद्वैत। मतलब शुद्ध अद्वैत का ये मतलब हो गया कि अब ये शुद्ध हुआ। जो पहले द्वैत था, दो चीज़ों को मानते थे, सोल और गॉड दोनों को। और दूसरा आया कि अद्वैत हम एक ही को मानेंगे, और उसके बाद ये इन्होंने बोला कि हमारा तो बिल्कुल शुद्ध अद्वैत है। ठीक। तो ये ले आए वल्लभाचार्य जी। ठीक। और अगले ले आए विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक। विशिष्ट अद्वैतवाद, सॉरी द्वैत नहीं, विशिष्ट अद्वैतवाद। तो इन्होंने ये ले आए रामानुज भगवान। उन्होंने कहा कि केवल भगवान में लीन होना, उनकी भक्ति करना ही सॉल्वेशन को दिला देगा। फिर आया द्वैत अद्वैत। आप देखो, मैं आपको टीचिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग आप खुद देख लेना, इतना टाइम नहीं है। मैं आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहा हूँ, पहले द्वैत, फिर अद्वैत, फिर विशिष्ट अद्वैत, सॉरी, फिर शुद्ध अद्वैत, फिर उन्होंने बोला कि विशिष्ट अद्वैत, फिर आएगा द्वैताद्वैत। द्वैत भी और अद्वैत भी, दोनों भी ये ले आए रामानुजाचार्य भगवान। ठीक। सॉरी, इसको ले आए निम्बकराचार्य भगवान। रामानुज भगवान तो ये ले आए थे। ठीक। निम्बकराचार्य भगवान ले आए थे। ठीक। तो सबको बता दिया, पहला माधवाचार्य जी ने ले आया, दूसरा शंकराचार्य जी, और विशिष्ट द्वैत शुद्ध अद्वैत जो था वो आपके वल्लभाचार्य जी ले आए, और विशिष्ट अद्वैत जो था वो रामानुजाचार्य जी, और निम्बकराचार्य जी द्वैताद्वैत ले आए। ठीक। ये आप याद रख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि जो सोमनाथ टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम पे, तो किसने किया था, इसकी बात कर रहा। तो सोमनाथ टेम्पल आर वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, बिल्कुल सही। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल्बिरूनी कह रहा। ठीक। तो अल्बिरूनी में इसका डिस्क्रिप्शन था, लेकिन कह रहा प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो नहीं, उन्होंने नहीं किया था। ठीक। अब किसने किया था, ये थोड़ा सा आप सोमनाथ टेम्पल पढ़ो, ये आपको होमवर्क है। क्यों? क्योंकि इससे आपको बाकी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में पता चलेगा। ठीक। कभी क्वेश्चन आ सकता है। बी एंटी सेल की बात करा, बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है। इनका काम क्या होता है कि एंटीबॉडी बनाओ और बाहरी पैथोजन को मार के गिराओ, हमारे अंदर एलर्जी ना बना नहीं पाए। ठीक। कोई एलर्जी ना होने पाए। तो इसका आसान सा आंसर डी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन, नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। केवल ह्यूमन ने नैनो पार्टिकल बनाया, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप सोच लो क्या है। फिर कह रहा है नैनो पार्टिकल्स आर सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। हो सकता है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर। दोनों जगह सम कह रहा है, लेकिन पहले में एक्सट्रीम मोड का यूज किया उसने। पहला गलत, दूसरा तीसरा सही हो गया। अब हम खत्म करने वाले हैं पेपर को। डीएनए बार कोडिंग किस लिए होती है, तो डीएनए से क्या पता चलता है, एज पता चलती है। असिस द एज ऑफ प्लांट एनिमल, गलत हो गया ना, पहला गलत, हटाओ, दो या तीन है, फिर केवल तीन। दूसरा क्या है, डिस्टिंग्विश एमंग द स्पीसीज दैट लुक अलाइक। तो यही काम होता है इसका, लोग तो एक जैसा दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर में डिफरेंस क्या है। तीसरा कह रहा है आइडेंटिफाई द अनडिजायरेबल एनिमल एंड प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। तो कह रहा है हाँ बिल्कुल सही है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, चलो भैया आगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिड रेन किससे होती है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, N2O, NO2 एंड SO2। ठीक। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। अब 2000 का आंसर देख लो, पहले भी पूछा गया था, 2020 में पूछा गया। ठीक। अब आप देख लो, चैनल का नाम है UPSC अनस्क्रिप्टेड। ठीक। चैनल को आप जाके सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को UPSC अनस्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे अगले 30 दिनों तक हम बिल्कुल रैपिडली कुछ ना कुछ चलाते रहेंगे, क्लिप्स मिलती रहेंगी आपको। अभी हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं, अब आपको मिलेगा। ठीक। तो उसे आप जाके ज्वाइन करो, आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप चाहते हो तो। आपको कमेंट बॉक्स में लेकिन बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा। ठीक। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा जल्दी समाप्त होगा। पिछला वाला वीडियो मुझे लगता है थोड़ा बड़ा था, लेकिन क्या होता है कि 50 क्वेश्चन आप बहुत डीप चले जाते हो, फिर 50 क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि इसमें कुछ छोड़ दिया मैंने, अगर आप खुद से देखो तो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा हो जाता है कि अगले 50 क्वेश्चन आपको ईज़ी मिल जाते हैं। तो ठीक है, चलिए अब यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगले दिन आएँगे तो आपको